नमस्कार दोस्तों, स्टार्स ऑफ द लीगल फ्रेटर्निटी की कड़ी में मैं आज आपको ऐसे शख्स से मिलवाऊंगा जिन्होंने बिहार से अपनी यात्रा शुरू की और दिल्ली में आकर के एक मुकाम स्थापित किया। बिहार के सिवान डिस्ट्रिक्ट में पैदा उनका जन्म हुआ और ऐसे शख्स, मैं पहले उनका नाम बता दूं और आपसे परिचय करा दूं। एडवोकेट अमित कुमार शर्मा जी आज मेरे साथ हैं। अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस एडवोकेट्स के चैनल YMO में। दोस्तों, मैं इनका ब्रीफ में आपको थोड़ा सा बता दूं कि बिहार के, जैसे मैंने बताया, सिवान डिस्ट्रिक्ट में आपका जन्म हुआ। आपके फादर बैंकर थे और मदर टीचर थी और इन्होंने अपनी जो प्राइमरी एजुकेशन है वो सिवान डिस्ट्रिक्ट से ही ली। ग्रेजुएशन इन्होंने मैथ्स ऑनर्स से किया बिहार में ही, पटना यूनिवर्सिटी से, और उसके बाद ये दिल्ली आ गए। दिल्ली में इन्होंने 2004 में अपनी LLB की दिल्ली यूनिवर्सिटी से कंप्लीट और 2005 के स्टार्टिंग से ही इन्होंने बार काउंसिल ऑफ दिल्ली में अपने को एनरोल करा करके और 30 हजारी कोर्ट को अपने जो है कार्यस्थल चुना, अपनी कार्यभूमि चुना और तब से लेकर के इन्होंने पीछे मुड़कर नहीं देखा। क्या हाई कोर्ट, क्या तमाम डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, क्या सुप्रीम कोर्ट, मैं इनसे जानूंगा और आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इन्होंने बड़े बड़े केसेस को फेस किया। और आज एक खास मकसद से मैं इनसे आपकी बात करा रहा हूं। आपने दोस्तों सुना होगा अतुल सुभाष से लेकर के फिर पुनीत, मॉडल टाउन दिल्ली में, बेंगलोर में अतुल सुभाष, और आज भी मुझे पता लगा किसी हमारे अधिवक्ता साथी ने ही अपने आप को सुसाइड कर लिया है कुछ डिस्प्यूट के चलते। तो ये क्यों इस तरह की जो टेंडेंसी बढ़ती जा रही है, क्यों फैमिली डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, क्यों मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स बढ़ते जा रहे हैं, आज इस बारे में भी मैं उनसे चर्चा करूंगा। तो अमित जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आपने एक मिसाल कायम की है, कुछ ऐसे बड़े केसेस मुझे आपके बारे में पता लगा आपने किए स्टार्टिंग से ही, आप क्रिमिनल साइड की प्रैक्टिस करते हैं। तो एक जानना मैं चाहता हूँ, मुझे पता लगा कि आपने मैथ्स ऑनर से BA किया था। तो मैथ्स ऑनर से BA करने वाला आदमी LLB की तरफ कैसे इंक्लाइंड हुआ? पहले तो आप थोड़ा सा हमारे दोस्तों को ये बताएं। ये मैथ्स ऑनर्स करने के बाद मेरी रुचि मैनेजमेंट करने की थी। मैं IIM करना चाहता था मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट से। उस दौरान दिल्ली यूनिवर्सिटी की वो एंट्रेंस निकली थी LLB की, तो मैंने फिल करा, मेरा हुआ, तो फिर मेरा इंटरेस्ट डेवलप हुआ उसमें कि ये सेक्टर शायद मेरे लिए है, और इतना इंटरेस्ट डेवलप हुआ कि मैंने डिसाइड करा कि मैं अब इस फील्ड में ही कुछ करूँगा प्रैक्टिस। कहीं वो जो नींव थी वो कॉलेज टाइम में जो आप डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट करते थे, एक्स्ट्रा कोकुलर एक्टिविटीज़ में आप बहुत ज़्यादा एक्टिव थे, स्पीचेस दिया करते थे, कहीं ये उसका एक तो नहीं था, वो भूमिका वहाँ से बन रही हो? एक शायद वो भी हो सकती है, और जो बेस्ट है कि मैथमेटिक्स स्ट्रीम होने के चलते एक थोड़ी सी एनालिटिकल स्किल डेवलप हो जाती है, जो प्रैक्टिस या किसी इस तरह के लीगल सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में बहुत यूज़फुल होती है। सो वो एक इशू मुझे लग रहा था कि एक वो भी रीज़न हो सकता है। तो आपको बहुत अर्ली स्टेज में, एडवोकेसी के बड़ी अर्ली स्टेज में, जब लोगों के पास काम नहीं होता है, आपको कुछ ऐसे चुनिंदा केसेस मिले जो बड़े इंडिया लेवल पर जिनका नाम हुआ और जिनमें आपने डिफेंस लॉयर की भूमिका निभाई और बहुत ही न केवल भूमिका निभाई बल्कि सक्सेसफुल रहे अपने उस मिशन में? तो ऐसे कुछ चुनिंदा 2-4 केस हमारे दोस्तों को बताएं आप। जी, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा, क्योंकि मैं पास आउट होने के बाद जब प्रैक्टिस शुरू किया तो एक लाइव इंडिया स्टिंग ऑपरेशन केस था जिसमें एक टीचर उमा खुराना थी, जिनको बहुत बड़ा केस था मीडिया सेक्टर का। जो सुधीर चौधरी ने जिनका स्टिंग किया जी था। जी जी सुधीर चौधरी के चैनल से हुआ था वो स्टिंग ऑपरेशन। सो मुझे उमा खुराना की तरफ से इंगेज करा गया था। वो बहुत अच्छा केस रहा, उसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को, बहुत एक्सपोजर मिला। उसके बाद जर्नलिस्ट सौम्या विश्वनाथन मर्डर केस था, उसमें मैं डिफेंस लॉयर काम किया। फिर जिगीशा घोष मर्डर केस था। फिर JBT स्कैम जिसमें चौटाला जी, उसमें भी 14-15 एक्यूज्ड को डिफेंस करने। तो इस तरह से मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला इस क्रिमिनल साइड, क्रिमिनल ट्रायल और एपीलेट साइड। लेकिन इस क्रिमिनल साइड के करते करते आपने मैट्रिमोनियल केसेस में भी बड़े मुकाम स्थापित किए और बहुत सारे जो टिपिकल केसेस आपने डील किए।
तो ये दोनों एक तरह से कॉन्ट्राडिक्ट करते हुए केसेस हैं, आपने इस तरफ रुझान कैसे हुआ? मैट्रिमोनियल में, चूँकि मैट्रिमोनियल में जैसे 304B के डॉरी डेथ के केसेज हैं, सुसाइडल केसेज हैं, या फिर 498A के केसेज हैं, 376 के केसेज हैं, 377 के केसेज हैं। सो इन सेक्टर में एक चूँकि एक्यूज्ड को अगर आपको डिफेंड करना है तो नेचुरली और सारे केसेस भी आपको करने पड़ते हैं। सो इस करने के दौरान मुझे मैट्रिमोनियल केस करने का मौका मिला और मैंने करा। बहुत अच्छा। अब मैं मुद्दे पर आता हूँ। आजकल एक ट्रेंड चल गया है सुसाइड करने का, जो अतुल सुभाष ने बेंगलुरु में किया, उसके बाद दिल्ली में मॉडल टाउन में जो है पुनीत जो बिजनेसमैन थे उन्होंने किया, अतुल सुभाष इंजीनियर थे। और आज मुझे बड़ी एक दुखद सूचना मिली है कि किसी एडवोकेट साहब ने भी सुसाइड कर लिया है ड्यू टू सम डिस्प्यूट, फैमिली डिस्प्यूट या मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट। तो वो अभी कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ये सुसाइडल जो टेंडेंसी बढ़ी है और इसके पीछे मैट्रिमोनियल केसेस का आप रीज़न मानते हैं? देखिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे पहले तो मैं ये एक रिक्वेस्ट और विनती करना चाहता हूँ कि सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। आपके साथ कोई समस्या हो सकती है, आप समस्याओं में घिर सकते हैं, उस समस्या का समाधान ढूंढिए। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि ये सुसाइड ऑप्शन ना चुनें। सुसाइड करना सॉल्यूशन नहीं है। हमारी जुडिशरी है, हमारे लॉयर हैं, हम सब लोग मिल कर के उसका एक सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करें। सर, आपने जुडिशरी का, लॉयर्स का नाम लिया। जो मैट्रिमोनियल केसेस इंक्रीज हो रहे हैं डे बाय डे, उसमें कहीं मुझे लगता है, बीइंग ए लॉयर भी, कहीं ना कहीं हमारा मौजूदा जो जस्टिस सिस्टम है, जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है, इन रेस्पेक्ट ऑफ मैं कहूँ मैट्रिमोनियल केसेस, वो कहीं उसमें कुछ मुझे खामियां नजर आती हैं। आपका उसमें बड़ा एक एक्सपर्टाइजेशन है, आप उसको हमें थोड़ा सा डिटेल बताएं। देखिए, ये एक मैट्रिमोनियल केसेज में एक जो सबसे बड़ी चीज़ निकल के समस्या आती है कि हस्बैंड के प्रो कोई भी कानून कम है, आपके पास ऑप्शंस कम हैं। महिलाओं के लिए कानून ज़्यादा हैं, लाइक डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट है, 498 लॉज करती हैं, मेंटेनेंस के केसेस लॉज फाइल करती हैं। जो हस्बैंड का साइड है उसमें बड़ा लिमिटेड स्कोप है। सेक्शन 9 एक आप डाल सेक्शन सकते 9 कर सकते हैं, सेक्शन 10 कर सकते हैं, आप डिवोर्स पिटीशन डाल सकते हैं, आप इंजंक्शन सूट डाल सकते हैं। सो वो एक एरिया है जिसके चलते इनको कुछ परेशानियां झेलनी पड़ती हैं। और महिलाओं की तरफ से मल्टीपल लिटिगेशंस आजकल हो रहे हैं, जिसमें एक साथ 5-5, 6-6 केसेस डल रहे हैं। वो एक रीज़न हो सकता है, और वो एक शायद रीज़न है। और आजकल बहुत सारे जजमेंट्स भी हायर ऊपर सुपीरियर कोर्ट्स लाइक सुप्रीम कोर्ट, हायर कोर्ट ने इस चीज़ को रिकॉग्नाइज़ किया है कि अब ये जो वेलफेयर के लिए, महिलाओं को प्रोटेक्ट करने के लिए जो कानून बना था, उनका अब धीरे धीरे लोगों ने मिसयूज़ करना शुरू किया। ये बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है। मिसयूज तो हो ही रहा है, लेकिन जैसा आपने कहा कि मेल के पास, आदमी के पास अपने प्रोटेक्शन के लिए कोई बहुत सॉलिड ऐसा कोई सेक्शन, कोई उसके प्रोविजन लॉ में नहीं है, जिसके चलते मुझे ऐसा लगता है कि वो घबरा जाता है जब उसके ऊपर 5, 6, 7, 8 केसेस, जैसे उसने बताया अतुल सुभाष ने मेरे ऊपर 9-10 केसेस लगा दिए, डिफरेंट डिफरेंट, इवन मर्डर का केस लगा दिया। 2 साल पहले उसके फादर की डेथ हुई तो हार्ट अटैक से, और मेरे ऊपर 302 पुलिस ने रजिस्टर्ड कर दिया एफआईआर। तो ऐसे में आदमी तो अपने आप को असहाय महसूस करता है, एक बात। दूसरा, मैं उस पर भी आऊंगा, मैं पहले जानना चाहता हूँ व्हाट आर द बेसिक पॉइंट्स जिसकी वजह से मैट्रिमोनियल केसेस में इतना भारी तादाद में इंक्रीज हो रहा है? इंक्रीज, देखिए, लोग जो मेरे समझ में है, मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट बढ़ने का जो मेन कारण है, हम सब में सोसाइटी में फ्रस्ट्रेशन बढ़ते जा रहा है। हमारी टेम्परामेंट जो है वो शॉर्ट टेम्पर्ड हम होते जा रहे हैं, हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं। ये सब चीज़ें एक कारण है जिसमें हम आउटबर्स्ट करते हैं। लोगों की पहले शादियां होती थी, बहुत लंबी चलती थी, चाहे अरेंज्ड मैरिज हो, लव मैरिज हो। अब आज का परिवेश जो हम सब लोग देख रहे हैं कोर्ट में,
लव मैरिज हो या अरेंज्ड मैरिज हो, टेम्परामेंटल डिफरेंसेस बढ़ते हैं, ईगो प्रॉब्लम्स कपल्स में बढ़ रहे हैं। सो 6 महीने 1 साल में हम लोग देख रहे हैं डेली के केसेज में केसेज आते हैं। ऐसे में चूँकि महिलाओं के पास ऑप्शन है और तो वो केसेस डालती हैं, और हम इन द सेंस कि जो हस्बैंड साइड हैं, जो इन लॉज हैं, वो डिफेंस मोड में होते हैं। वो एग्रेसिव, उनकी तरफ से कोई लिटिगेशन नहीं हो पाती है। और एक जो बेसिक प्रॉब्लम मुझे समझ आता है, टाइम फिक्स्ड लिटिगेशन नहीं है। हम लोग देखते हैं डिवोर्स केसेज 7-7 साल 8-8 साल डिवोर्स के लिए। एक आदमी जो आपके साथ नहीं रहना चाहता है, चाहे वो महिला हो या पुरुष हो, उसको हम लोग 10 साल लगा देते हैं उसको डिवोर्स देने में। जनरली 30 साल में शादियां हो रही, 30-32, वो तो 40 साल 40-42 उसका जो एज है, एज ऑफ मैरिज है, जी। या जो एज ऑफ एक लाइफ है, जो क्रिटिकल एज जो है, वो जो जो क्रूशियल पीरियड है लाइफ का, वो खत्म हो जाता कोर्ट है। कचहरी में। इसमें मेरा जो सुझाव है, मैं चाहता हूँ, वो हो सकता है सही हो गलत हो, लेकिन उससे बहुत फ्रूटफुल एक रिजल्ट आ सकता है कि हम क्यों नहीं डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को, मैट्रिमोनियल जो डीवी केसेज हों, इसको एक समरी ट्रायल की तरह यूज़ करें। जो 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 एग्रीव्ड पार्टी है वो अगर कोर्ट में आती है, लाइक 138 के जो केसेस थे निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के, उसमें कोर्ट ने बोला कि आप अपनी 145 में डिफेंस फाइल करिए और आपको क्रॉस एग्जामिनेशन सीधे करना है। सो अगर जो भी एग्रीव्ड पार्टी कोर्ट में आ रही हैं, उनका एग्जामिन करके उनके पास क्या एविडेंसेज हैं, अगर फर्स्ट सेकंड डेट में उसको हम सीधे एक ट्रायल के स्टेज में ले आए, क्रॉस एग्जामिनेशन, मेरे हिसाब से बहुत बहुत समस्या का समाधान उसमें हो सकता है। लेकिन अमित जी, बात यह है कि जैसे ही कोई केस फाइल होता है, तो हम भी पिटिशन में देख लेते हैं, बीइंग ए लॉयर, और बहुत मेरे जैसा साधारण लॉयर भी जान जाता है कि इसमें कितना परसेंट लगभग झूठ है, या कितना परसेंट इसके ऊपर जो है मेकअप किया गया है एक्चुअल बात के लिए। तो जजेस भी मैं समझता हूँ जान लेते होंगे। इसके बावजूद कोई प्रॉपर ऐसा एक्शन ना होना, या प्रॉपर ऐसा जजमेंट एकदम से ना आना, इससे भी आदमी हताश होता है कि भाई, ये जानते हुए भी कि ये सब झूठ है, सब फ्रेब है, सब जो सारा इसका मेकअप किया गया है, जो एक्चुअल जो कंसेप्ट है, जो प्रॉब्लम है उसका। तो ये जो चीजें हैं, ये कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कोई गड़बड़ है, या क्या इसका मानते देखिए, हैं? इसका समाधान मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हम वकील साथियों पे और जुडिशरी पे है। इसका रास्ता हमें खुद निकालना होगा। हमारी तरफ से पीआईएल या कुछ इस तरह से इंटरेस्ट लिटिगेशन जाए जो पब्लिक या सोसाइटी के हित में हो, जिसमें गाइडलाइंस बने, जो सुपीरियर कोर्ट्स को पावर हैं, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट को, कि इस तरह के केसेस को टाइम फ्रेम में आप इन स्टेजेस में ऐसे ऐसे कर सकते हैं। सो मुझे लगता है कि कोई ना कोई बहुत जल्द इसका निदान ज़रूर निकलेगा। एक और शिकायत मेल साइड से रहती है, क्योंकि वो डिफेंस मोड में होता है, और जो मजिस्ट्रेट कोर्ट से मैक्सिमम जगह महिला अदालतें हैं, लेडीज हैं, और वहाँ उसको लगता है कि मेरे साथ जो बिहेवियर हो रहा है, वो मतलब एक बायस्ड वे में बिहेवियर हो रहा है। तो ये जो लेडी कोर्ट्स का, महिला कोर्ट्स को कॉन्स्टिट्यूट करने का जो कंसेप्ट है, ये कहाँ तक जायज है? ये कहीं डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा नहीं कर रहा? मेरे हिसाब से ये जो महिला कोर्ट सेटअप करने की जो रीजनिंग होगी, जो मुझे लगता है उसमें पीछे ऑब्जेक्टिव यही होगा या है कि महिलाओं को सेंसिटिवली सुना जाए, उनकी समस्याओं को सुना जाए, उनके समस्या का निदान निकला निकाला जाए। लेकिन सिर्फ महिलाएं या महिला कोर्ट ही उस समस्या का समाधान करती है, मैं इससे एग्री नहीं करता हूँ। क्योंकि सेशन कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में तो वहाँ कोई ऐसी कंडीशन नहीं है। सेम मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जब महिला कोर्ट या मजिस्ट्रेट की कोर्ट, मजिस्ट्रेट साहब की कोर्ट से निकल करके सेशन कोर्ट या हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट जाती हैं, सो वो जेंडर न्यूट्रल हो जाती हैं।
तो वो भी एक बहुत, मुझे नहीं लगता है कि बहुत फ्रूटफुल है। और हम अपने जुडिशरी में या फिर जजेस को इस ढंग से नहीं देख सकते हैं कि महिलाएं जजेस ही न्याय कर सकती हैं, पुरुष जजेस न्याय नहीं कर सकते हैं। जजेस तो जजेस हैं, वो दे ऑल आर ट्रेंड ऑफिसर्स। एक्चुअली ये आपने सही कहा कि इसको कॉन्स्टिट्यूट करते वक्त माइंड में शायद सुपीरियर अथॉरिटीज़ की जो एपेक्स कोर्ट है उनकी ये रहा होगा कि महिलाएं कंफर्टेबल होती हैं महिला से महिला की बात सुनने के, लेकिन जो प्रैक्टिकल अब देखने में आ रहा है कि महिलाओं से महिलाओं को सबसे ज़्यादा परेशानी है। महिला कोर्ट में भी लिटिगेंट जो है, चाहे वो लेडी है, वो खुश नहीं है, वो दोनों पक्ष खुश नहीं है। सबसे बड़ा ट्रेजेडी है कि मेल तो है ही नहीं, लेडी भी खुश नहीं है। ये एक अपनी इंडिविजुअल सोच है, कौन किससे कंपेटिबिलिटी किसकी बनती है, कौन किससे कंफर्ट में है। लेकिन मेरे हिसाब से जो मैट्रिमोनियल केसेस की तादाद बढ़ रही है, इसमें देखिए जो डीवी एक्ट था, डीवी एक्ट बनाने में ये कोशिश करी गई थी कि जल्द से जल्द समस्या का समाधान उस महिलाओं को करा गया, जिसका अब बहुत एब्यूज़ हो रहा है। और इसके लिए प्रोटेक्शन ऑफिसर्स बनाए गए थे। सो प्रोटेक्शन ऑफिसर्स की जिम्मेवारी बहुत ज़्यादा है, वो कर्टेल कर सकती हैं, वो एज ए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर काम कर रही हैं। तो जैसे आपने बोला कि जो जो बिना तथ्य के या डेकोरेटेड कंप्लेंट हैं या फॉल्स कंप्लेंट हैं, उसकी छंटनी वहाँ हो सकती है। प्रोटेक्शन लेकिन ऑफिस देखने में आ रहा है प्रोटेक्शन ऑफिसर की जो फाइंडिंग्स हैं उनको कोई बहुत ज़्यादा तवज्जो कोर्ट नहीं दे रहा आज की डेट में। अगर अगर उनकी रीजनिंग है, देखिए अगर प्रोटेक्शन ऑफिसर की जिम्मेवारी है कि आप विजिट करेंगी एग्रीव्ड के यहाँ, जो इंक्वायरी लोकल लेवल पे करेंगी, उस तथ्य को पता करने की कोशिश करेंगी कि किस तरीके का जो एलिगेशन उन्होंने लगाया है उसमें कितनी सच्चाई है, किस एक्सटेंट तक है। तो अगर इस सच्चाई के साथ, रीजनिंग के साथ वो रिपोर्ट फाइल करी जाए, सो जज साहब कंसीडर ज़रूर करेंगे। लेकिन एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई है जो मेरे देखने में आ रही, मेरे भी उसमें आया है, मैं भी बीइंग ए लॉयर फेस कर रहा हूँ कि 498 का बहुत क्रॉस मिसयूज शुरू हो गया। 498 को मिसयूज को देखते हुए अपेक्स कोर्ट ने, हाई कोर्ट्स ने, अरनेश कुमार की जजमेंट आई, उसमें ये हुआ कि भाई इनको अरेस्ट ना किया जाए, रिश्तेदारों को बेवजह तंग ना किया जाए, और अगर बहुत ज़रूरत हो तो भी डीसीपी एसपी लेवल से परमिशन लेके और प्रायर नोटिस दे करके उसको अरेस्ट किया जाए, लड़के को या बहुत नज़दीकी मदर या फादर को, जिसको भी, बहुत ज़्यादा रेयर केसेस में। अब वहाँ वो वीक पड़ गई 498 की, तो उसको स्ट्रेंथन करने के लिए उसमें ऐड कर दिया 376 और 377, और 376 भी नहीं तो 377 आ गया। तो उसमें अब इसको एस्टेब्लिश करना कि भाई ये फॉल्स है या ये सही है, इसमें बहुत टिपिकल दिक्कत आ गई है। वहाँ फिर नेगोशिएशन होती है, मनी एक्सटोर्शन होता है, वो फिर होता है कि भाई आप ले दे के इसको सुलटा लो। वो जो चीज़ है 377 आया है, ये कहाँ तक इसमें बढ़ोतरी में फैक्टर है? देखिए जो कंप्लेंट्स हैं, अगर 376 377 वैसे फॉल्स केसेस जो 498 के होते हैं, उनको लगता है कि 498 में चूँकि इजीली बेल ग्रांट कर देती है कोर्ट, और रेयर केसेस में अरेस्ट हैं, सो 376 और 37 अगर जेन्युइन एलिगेशंस हैं और इस तरह के एलिगेशन सही पाए गए हैं, वो तो ठीक हैं। लेकिन जो फॉल्स एलिगेशन लगते हैं, वो एक तरीका है हैरेस करने का, प्रेशराइज करने का दूसरी पार्टी को, उसको टेबल पे लाने का। और बहुत जो मेरा एक्सपीरियंस है, चूँकि मैट्रिमोनियल केसेस में 376 और 377 बहुत कोर्ट तवज्जो नहीं देती है, क्योंकि उसका बहुत फ़ायदा। कोर्ट नहीं देती सर, लेकिन जो पुलिस में जो कंप्लेंट होती है, एफआईआर होती है, पुलिस तो आदमी का बॉल बना देती है। सबको बुलाएगी, भले ही अरेस्ट ना करे एक बार को, लेकिन सुबह बुला लिया, शाम तक उसको थाने में बैठाया के रखा। अब एक रेपुटेड फैमिली है, 60 70 80 साल का बूढ़े माँ बाप हैं, तो उनको बुला करके बेंच पे बैठा दिया, सुबह से शाम तक वो थाने में बैठे हैं, और फिर वो बेल करा रहे हैं, बेल हो रही है। तो यूपी में तो दो श्योरिटीज चाहिए,
और वहीं लोकल चाहिए, बड़ी बड़ी कंडीशंस हैं, बहुत टिपिकल कंडीशंस हैं। तो इतना हरेस हो जाता है, इतना सोसाइटी में इतना डिफेमेशन हो जाता है आदमी का कि वो आदमी हताश होके सोचता है कि अब मेरा जीने का कोई मकसद नहीं रहा। ऐसा है मुझे लगता है। एक ऐसा है। और मेरे हिसाब से इसमें हम लॉयर्स को हम रोल प्ले करना होगा। हमारे पास अगर कोई एग्रीव्ड, चाहे महिला हो या पुरुष हो, अगर मैट्रिमोनियल केसेस में आते हैं, सो हमें हमें जेन्युइनली उनको एडवाइस करना होगा कि आप ऐसे करिए। आप बेसिकली आप अपनी जो समस्या है या ग्रीवांसेज हैं उसको इस तरह से हम उनको डेकोरेट और ज़्यादा ना करके, और उसको टाइम फ्रेम में उनको सॉल्यूशन देने की कोशिश करें। लेकिन प्रैक्टिकल में हो ये रहा है, जो देखने में आ रहा है कि जो भी पीड़ित है, चाहे वो मेल है या फीमेल है, वो जाता है एडवोकेट के पास। सबसे पहले तो पुलिस के फेस करता है, पुलिस से किसी तरह जान छुड़ा के कोर्ट में केस आता है, कोर्ट में फिर वो सबसे पहले एडवोकेट का रोल शुरू हो जाता है। और एडवोकेट्स की तरफ से बहुत ज़्यादा तादाद में आता है। एडवोकेट कहता है देखिए भाई, 498 में आपका केस बहुत वीक है, कोई आपके पास सॉलिड प्रूफ नहीं है। आप जो कह रहे हो मैंने 10 लाख की ज्वेलरी दी, कोई आपके पास बिल नहीं है। आप कहते हो मैंने कैश दिया, उसका कोई प्रूफ नहीं है। तो वहाँ तो आप स्टैंड नहीं कर पाओगे, वो केस नहीं टिक पाएगा। तो आप ऐसा कीजिए, इसमें 377 ऐड करा दीजिए, इससे वो प्रेशर में आएगा। तो आपको जो आप डिमांड कर रहे हैं, एक लीगल इलीगल जो भी डिमांड कर रहे हैं, जायज़ नाजायज़ जो भी कर रहे हैं, उसमें वो प्रेशर में आके आपको कहीं ना कहीं कंपनसेट करेगा। ऐसी शिकायतें और ऐसा चलन बढ़ गया है। ये दिल्ली में ही नहीं, मैं तो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स में इंडिया के करता हूँ, स्टेट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स में करता हूँ, वहाँ बहुत ज़्यादा हो गया है। एक टाइप में एक मैकेनिकल कंप्लेंट होती हैं, सब में वही कट पेस्ट होता है कि भाई ये कर दिया, वो कर दिया, दुरानी ने हाथ पकड़ लिए, जेठानी ने ये कर लिया, मेरी मदर इन लॉ वहाँ खड़ी थी और ब्रदर इन लॉ ने मेरे साथ रेप कर दिया, ताकि सब इन्वॉल्वमेंट सबका हो जाए। वो वकील डेकोरेट करते हैं। तो इसके लिए आप कोई अपील अपने एडवोकेट भाइयों से करना चाहें? ये बिल्कुल बहुत गलत है, खास करके फैमिली, खास करके या किसी भी मैटर में वकील का काम, आपके पास जो कंप्लेंट है किसी भी आदमी का, उस कंप्लेंट को लीगल फ्रेम में एज इट इज़ जज या कोर्ट के पास पहुंचाना है। आप उसको डेकोरेट ना करें। इस मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स में अगर ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है, तो ये बहुत बहुत दुखद है। नहीं, अब चलिए मैं वकीलों से अब आ जाता हूँ जुडिशरी की तरफ। जुडिशरी में क्या है कि वहाँ बहुत शॉर्ट डेट्स मिलती हैं और अपॉर्चुनिटी है, मतलब लीगल राइट है लेडी का कि वो जहाँ रहती है या जहाँ से शादी हुई, जहाँ उसके पेरेंट्स रहते हैं, वो कहीं से भी केस फाइल कर सकती है। जैसे अतुल सुभाष वाले मामले में हुआ कि जौनपुर में केस फाइल कर दिए गए, वो बेंगलोर रह रहा है, उसको हर 15 दिन में, 20 दिन में, एक हफ्ते में बुलाते रहे और एडजमेंट होती रही केस की, कोई सुनवाई नहीं हुई, कि कोई फ्रूटफुल रिजल्ट नहीं आया। तो उसमें बताया गया साल भर में शायद 80 या कितने बार उसका हियरिंग हो गया। तो ऐसे एक केस नहीं है, एक अतुल सुभाष नहीं है, हर जगह यही प्रॉब्लम है कि अननेसेसरी एडजमेंट्स हो रही हैं कोर्ट से, और कभी लेडी नहीं आई है, कभी उसका एडवोकेट नहीं आया है, कभी कोई और वजह हो गई, कभी स्ट्राइक हो गई, कभी जज साहब छुट्टी पर हैं। तो इन सब चीज़ों का जो झेलना पड़ता है, जो मैं कहूँ अपनी भाषा में, जो फेस करना पड़ता है, वो हस्बैंड को करना पड़ता है। एक चीज़ मुझे इसमें, इस सारी समस्याओं का, जो मुझे अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पे ये मेरा विचार है कि अगर ऐसा हो तो हम बहुत कम समय में न्याय लोगों को दे सकते हैं। एक एक जैसे जब भी मैट्रिमोनियल केसेस स्टार्ट हों, स्पेशली सिविल लिटिगेशन, डिवोर्स हो, सेक्शन 9 हो, सेक्शन 10 हो, या कुछ भी हो, जो इनकम एफिडेविट सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन से हो, वैसे एक एफिडेविट कोर्ट ये ले कि आप एक्चुअली इस डिस्प्यूट से चाहते क्या हैं। एग्जैक्टली। आप सेक्शन 9 में रीयूनियन चाहते हैं या आप डिवोर्स चाहते हैं? आप क्या चाहते हैं? व्हाट इज़ योर फाइनल डेस्टिनेशन, व्हाट यू हैव डिसाइडेड? अगर आपने नहीं डिसाइड किया, यू टेक फर्दर 6 मंथ्स, लेकिन 6 महीने में आपको ये बताना होगा कि आप चाहते क्या हैं।
बहुत सारे लिटिगेशन मैट्रिमोनियल में ऐसे होते हैं जिसमें सेक्शन 9 और सेक्शन 13 रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स और आपके डिवोर्स पिटीशन, इन दोनों पिटीशन छोड़ के बहुत सारे मुकदमे चलते हैं। सो इस तरह डायरेक्शन लेस या जो फिक्स्ड जो जुडिशियल प्रोसेस का उस टाइप एब्यूज का आता है कि मैं मतलब आपको डिवोर्स भी नहीं दूंगी रिवेंज और केस भी करूंगी, मेंटेनेंस मुझे मिलता रहेगा आपको, लेकिन मैं डिवोर्स नहीं दूंगी 10 साल 15 साल 8 साल। ऐसे ऐसे दोनों पार्टीज को, चाहे वो हस्बैंड हो या लेडी हो, आपको कोर्ट को बताना होगा कि आप क्या चाहती हैं, क्योंकि इस जुडिशियल प्रोसेस को आपको परमिट ना करा जाए कि आप एब्यूज़ कर पाएँ, आप उसको एज ए टूल रिवेंजफुल मोड में ना जा सकें, आप दूसरे को परेशान ना करें। तो मेरे हिसाब से अगर इस तरह की एफिडेविट पहली हियरिंग पे या 6 महीने में ली जाए कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, आप रहना चाहती हैं नहीं रहना चाहती हैं, तो शायद हम लोग उस समस्या का समाधान बहुत जल्दी कर सकते हैं। उसमें 13 में उसमें आता है डिवोर्स वाले पिटिशंस में, तो वो लड़की ऐसी अनजस्टिफाइड डिमांड वहाँ से आ जाती है। सपोज उसकी शादी में 5 लाख रुपया खर्च हुआ या 10 लाख खर्च हुआ, वो डिमांड करते हैं 1 करोड़ रुपया दे दो, फिर वो मीडिएशन में जाता है, वहाँ मीडिएशन का भी रोल होता है, जो मीडिएटर हैं हमारे उनका भी रोल शुरू होता है। अक्सर कंप्लेंट्स ये आ रही हैं एक्चुअल में, मैं बात सीधा सीधा करूँ कि वहाँ मीडिएटर जो हैं वो एक तरह से सेटलमेंट करने वाले एजेंट बन गए। वो लड़के वाले से कहते हैं इतने में करा दूंगा, लड़की वाले से कहते हैं मैं इतने में करा दूंगा, इतना मेरा होगा, इतना ये भी शिकायतें आ रही हैं, बहुत बड़ी तादाद में आ रही हैं। तो इसका कहीं ना कहीं सॉल्यूशन तो हो। इसका सॉल्यूशन मेरे हिसाब से ये है कि आप क्लेम जो आपका है वो एक दूसरा एस्पेक्ट है। मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट में अगर आपकी गुंजाइश है कि आप रीयूनियन कर सकते हैं तो आप सीधे सेक्शन 9 जाइए, या आपको परमिट किया जाए कि आप सिर्फ सेक्शन 9 जाए। लेकिन जैसे ही आपने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया तो एक चीज़ तो एक पार्टी से बिल्कुल क्लियर है कि आप सेपरेशन चाहते हैं। सो आपको इमीडिएटली बहुत कम समय में, मैक्सिमम 1 साल में आपको उस मैट्रिमोनियल रिलेशन से फ्री करा जाए ताकि आप अपना फ्यूचर डिसाइड। लेकिन जो क्लेम का पार्ट है, अगर क्लेम आता है, अगर सिर्फ कोई भी पार्टी ये कहता है कि मुझे इतना पैसा दो तभी मैं भी डिवोर्स दूंगा, इस चीज़ को बहुत तवज्जो न दिया जाए। उसको ये एडवाइस करा जाए कि आप रिकवरी फाइल करिए, आप डैमेजेस फाइल करिए। डिवोर्स पिटीशन में कहीं ये नहीं है कि आप कंडीशनल इतने पैसे दोगे तभी डिवोर्स आपको मिलेगा। सो डिवोर्स प्रोसीडिंग्स को क्लेम वाली चीज़ों से अलग करा जाए। लेकिन हो यही रहा है, ये प्रैक्टिकली इवन जो कोर्ट्स हैं वो भी ये कहती हैं भाई हाँ कितना आपको चाहिए। मैंने सुना है, खुद अपनी प्रेजेंस में देखा है मैंने कि हाँ कितना डिमांड कर रही हैं आप। वो कहती है मुझे 40 लाख चाहिए। हाँ भाई आप कितना दे रहे हो? कि मैं 10 लाख दे सकता हूँ। जाइए मीडिएशन में भेज देता हूँ, आप तय करके आइए ताकि इसको ख़त्म करें। और वो होता नहीं है क्योंकि एक पार्टी की मंशा ही नहीं है कि वो ख़त्म करे, वो तो अरेस्ट करना चाहती है, बदला लेना चाहते हैं, तो उसमें दिक्कत ज़्यादा है। सो मेरे मुझे जो जैसा लगता है धीरे धीरे बदलाव होंगे, धीरे धीरे हमारे सुपीरियर कोर्ट्स इसमें गाइडलाइंस वगैरह करेंगे, धीरे धीरे हमारे जो पार्लियामेंट से जो अमेंड होंगे एक्ट्स में, अमेंडमेंट लाइक फैमिली कोर्ट्स एक्ट बना, तो बहुत धीरे धीरे बदलाव होंगी और कहीं ना कभी ये हमें करना पड़ेगा एक फिक्स टाइम फ्रेम में लोगों को इस प्रॉब्लम से निजात पाने के लिए, ताकि वो फ्यूचर अपना डिसाइड कर पाएँ। डिवोर्स पिटीशन से क्लेम का जो एस्पेक्ट है उसको सेपरेट करना होगा। आप उस बंदे को तो फ्री करिए, बाकी जिससे जितना लेना है उसके लिए आप अलग केस डाल लें, डैमेजेस डाल लें। कंडीशनल डिवोर्स की तो कहीं बात है नहीं। सो हमें कुछ ना कुछ ऐसा मैकेनिज्म डेवलप करना होगा। मेरे विचार से अगर ऐसा हो कि फर्स्ट 2-3 हियरिंग में अगर एफिडेविट लेते हैं कि आपका फाइनल डेस्टिनेशन क्या है, अगर ये डिसाइड हो जाए सो बहुत हद तक समस्या का समाधान हम कर सकते हैं। एक जो शिकायत रहती है लड़के वाले की कि भाई लड़की ने डिमांड किया कि मुझे 20 लाख चाहिए फॉर एग्जांपल, लड़का कहता है शादी में खर्च तो 3 लाख हुए थे, लड़की कहती है नहीं साहब मेरे तो 20 लाख मेरे घर वालों ने खर्च किए थे। क्या ये नहीं हो सकता जैसे शादी हो,
जैसे रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज है, ड्यूरिंग द रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक एफिडेविट दोनों पार्टियों से जाए कि ये गिफ्ट लगभग इतने रुपए का गिफ्ट इसमें दिया गया, इतने रुपए का गिफ्ट लिया गया, और ये एक्सपेंसिव मिसलेनियस खाने पीने में इसमें आने जाने में हुए, तो एक वो फिगर जो है दोनों उस पर साइन करें, ताकि कल को वो डिस्प्यूट ही ना रहे कि साहब देखो ये इन्होंने साइन कर रखे हैं, इसमें 5 लाख। ये एक अच्छा सुझाव है। जैसे जैसे आजकल इलेक्शन कमीशन करती हैं कि आप कितने खर्च करेंगे, Yes, आप एक क्या करेंगे limitation। जी पार्टीज को, जी। तो उस ढंग से मेरे हिसाब से ये एक बहुत अच्छा सुझाव है। ऐसा होने से भी बहुत हमें मदद मिलेगी इसमें। दूसरा एक और मेन फैक्टर ये भी आता है कि जो इंक्रीज ऑफ मैट्रिमोनियल केसेस है उसमें सोसाइटी का एक बहुत बड़ा रोल होता है। आजकल क्या है कि फैमिलीज जो हैं वो टूट रही हैं, फैमिली का समाज से कोई ताल्लुक बहुत कम रह गया है, तो इवन अपने परिवार संबंधियों से भी बहुत कम रह गया है, तो कोई समझाने वाला जो काउंसलिंग एट द फर्स्ट स्टेज ऑफ डिस्प्यूट है वो शायद नहीं के बराबर रह गया है, मानते नहीं है बच्चे आजकल। तो क्या उसमें भी एक रीज़न बहुत बड़ा है इनकी इंक्रीजिंग ऑफ मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट्स? देखिए जो जो लाइफ स्टाइल है हम लोगों का चेंज होते जा रहा है, जिस ढंग से हम इम्पेशेंट होते जा रहे हैं, हमारे में पेशेंस नहीं है, जो फ्रस्ट्रेशन है, आजकल के कॉम्पिटिटिव एज है, तो उसमें बेसिकली ये एक इंडिविजुअल और फैमिली रोल बहुत प्ले करेगा कि आप किस बैकग्राउंड से हैं, आपका ब्रॉटअप कैसा है, आप में पेशेंस कितना है। और अगर काउंसलिंग के थ्रू ये करी जाए समस्या का समाधान कि आप रहना चाहते हैं या आप नहीं रहना, बहुत सारे केसेस में बहुत सारे जज साहब पूछते हैं कि आखिर आप चाहते क्या हो, वो एक बहुत अच्छा अटेम्प्ट है। लेकिन उसका कोई जवाब प्रॉपर नहीं देते। प्रॉपर नहीं होता उसको, वो फिर 10 साल तक चलता है। अब 10 साल तक डिवोर्स पिटीशन चला तो हम किसके साथ न्याय कर रहे हैं? लड़की के साथ, लड़के के साथ, कि हम अपनी या समाज के साथ हम अपनी जुडिशियरी, अपने कोर्ट्स को 10 साल तक एक ऐसे चीज़ में ब्लॉक करके रखते हैं और लास्ट में सॉल्यूशन वही समाधान। तो जो 1 साल पहले भी हो सकता था। तो मेरे हिसाब से पहली 2-3 डेट पे ये फिक्स करा जाए, डिटरमिन करा जाए कि आपको चाहिए क्या, और क्लेम को डिवोर्स से सेपरेट करा जाए। बहुत बढ़िया बात आपने कही। तो पहला के समाज में जो एक सामाजिकता थी हमारी, जिसे कहना चाहिए था, आपस में जो मिलना जुलना था, रिलेशंस का, रिलेटिव्स का और सोसाइटी के लोगों से, वो कम हो गया, ये एक रीज़न रहा। दूसरा जो आपने बताया कि जो बियरिंग कैपेसिटी है माइंड की, जो टेम्परामेंट है, वो बहुत शॉर्ट हो गया है दूसरा। तीसरा ये कि जो एडवोकेट्स का रोल आता है और वो डेकोरेशन, जो कंप्लेंट में डेकोरेटिव कंप्लेंट्स बनाते हैं, उससे भी रिस्ट्रेन करें जी, हमें बहुत एक्टिव। जुडिशरी को भी थोड़ा सोचना होगा कि दोनों पक्ष जो हैं ये क्रिमिनल नहीं है, ये मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट जो है टेम्परामेंटल डिफरेंसेस से है या कोई और वजह से है, ज़्यादातर केसेस। जुडिशरी को हमें असिस्ट करना होगा, कोर्ट को हमें असिस्ट करना होगा, हमें बेसिकली इस तरह की पिटीशन फाइल करनी होगी। लेकिन एक अपील हम कोर्ट से कर हम सकते हैं कि request वो कर सकते हैं। मेल से भी बिहेवियर ऐसा ना करें कि उसको लगे कि मुझे ह्यूमिलेट किया जा रहा है। अक्सर कई बार फैमिली कोर्ट में मैंने देखा है कि जो लड़की की तरफ से जो फैमिली मेंबर हैं वो लड़के को मार भी देते हैं, चाटा वाटा, बहुत बार वो ऐसा हुआ है। बहुत गलत है और इस होता तरह है, से कोर्ट्स में भी जी होता जी है। हम सब लोग मजिस्ट्रेट देखते हैं सब। देखते जी हैं जी और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं। नहीं और सॉल्यूशन। किसी भी रेस्पेक्टेबल आदमी के मुंह पर भरी कोर्ट में तमाचा लग जाए, उसके फादर के तमाचा लग जाए लड़के के, या मदर के लग जाए, या इस तरह से जो मतलब उसके ऊपर एक्शन ना होना, ये होना चाहिए। जी जी तीसरा मेरा एक सुझाव आपके थ्रू ये है, क्या ये नहीं होना चाहिए कि अगर फॉल्स केसेस प्रूव होते हैं कि ये आपने, चाहे वो 376 है या 77 है या कोई भी एलिगेशन है या अनअप्रोप्रिएट जो डिमांड है, वो आपने डिमांड कर दी 1 करोड़ दो लो, 2 करोड़ दो, मेरा ये और वो झूठा पाया गया, क्या उसमें रिवर्स पनिशमेंट का नहीं होना बहुत चाहिए? बहुत बहुत स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की जरूरत है। बहुत नंबर ऑफ केसेस घट जाएंगे और झूठे केसेस कम वो से एज ए डेटरेंट काम करेगा। और हमारे पास ऑलरेडी लॉ हैं वैसे जो उनको डिस्करेज करा जाए, हमें उनको इस्तेमाल उसका लेकिन होता क्या है, 10 साल 8 साल 7 साल लिटिगेशन झेलने के बाद
मेल या फीमेल, इस कदर टूट जाते हैं कि वो फर्दर आगे फिर कंप्लेंट बाजी, वो कहते हैं जान छुट्टी, कोर्ट से बाहर आए, चलो छोले भटूरे खाएं और अपने घर जाएं। बिल्कुल बिल्कुल जो भी ऐसा। लॉस हुआ, जो भी कुछ हुआ, वो खत्म। जी ऐसे होता है। यही एक इसका एक भी रीजन है। जी चलिए, तो कोशिश करेंगे हम आपके माध्यम से भी दोस्तों, आपने मैं बहुत डिटेल्स में आपने अमित जी को सुना। दरअसल ये जो शादी का जो पवित्र बंधन है, जो सब एक संस्कार है हमारा, जिसको कहना वैवाहिक संस्कार जो होता है, ये बहुत पवित्र संबंध है और ये टूटे ना, इसके लिए समाज को, वकील भी समाज का हिस्सा है क्योंकि जुडिशरी वाले भी समाज का हिस्सा हैं, हर तबके को, हर कैटेगरी के लोगों को इसमें सोचना होगा। वाइफ एंड हस्बैंड को तो सोचना ही है कि वो किसी तरह भी एडजस्टमेंट करके चलें, परिवार को बनाए रखें। अगर ये सब पे ध्यान नहीं दिया गया टाइम रहते हुए, तो न जाने कितने अतुल सुभाष, कितने पुनीत, कितने एडवोकेट्स इसके मैं कहूँ शिकार हो जाएंगे, कितने लोगों की जान चली जाएगी। और एक शादी का जो बंधन है, जो शादी का जो एक हमारा इंस्टीट्यूट है, उस पर चोट करता है सब कुछ। कहीं ऐसा ना हो कि यंग ब्लड जो आने वाली जनरेशन्स जो हैं शादी के नाम से डरने लगें और शादी को ना करके इलिसिट रिलेशंस में रहने का आदी हो जाएं, और या उस तरफ जैसे लिविंग रिलेशन या जो और विदाउट मैरिज एक जो रहने का सिस्टम है, वो हमारे समाज, हमारी संस्कृति, हमारी सभ्यता के अनुरूप नहीं है। उसकी तरफ इंक्लाइनेशन ना हो यूथ का। तो इस शादी के संबंध को मजबूत रखना है, इन डिस्प्यूट्स को कम करना है, और इन डिस्प्यूट्स को कम करने के लिए जो जो अपनी जिम्मेदारी है सबका मैं चाहता हूँ, इस अपील करता हूँ, सब अपने अपने ढंग से निर्वाह करें। सुसाइड को एज ए ऑप्शन ना चुने। सुसाइड किसी सूरत में नहीं करना है। फेस इट, प्रॉब्लम्स हैं उनको फेस करिए। सुसाइड समस्या का समाधान नहीं है। हम सब लोग मिलके उसका रास्ता निकालेंगे। उसका रास्ता है, हम रास्ता निकाल सकते हैं, इसलिए सुसाइड ऑप्शन ना चुने। बहुत बहुत बढ़िया। सुसाइड तो बिल्कुल, इसको जो भी दिमाग में किसी के है वो अपने यार दोस्तों में बात करे, फैमिली में बात करे और अपने काउंसिल से बात करे, तो कहीं ना कहीं उसका समाधान निकल सकता है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। अमित जी को फिर सुनेंगे किसी और मुद्दे पे। थैंक यू अमित जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और दोस्तों मैं फिर एक नए मुद्दे के साथ आपसे बात करूंगा। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।